हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज में अभी हम लोग टॉपिक वाइज मैटर में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स का डे 2 आज है। इसके अंतर्गत भारतीय वित्तीय प्रणाली, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, बीमा, लोक वित्त और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत ढांचा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक आए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है। साथियों, आप जानते हैं कि कल यानी संडे है। संडे के दिन में आपको टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट आप जानते हैं कि जो 6 दिन पढ़ाया जाता है उसके बाद संडे को टेस्ट लिया जाता है। लास्ट संडे को जो हमने टेस्ट लिया था उसमें 44 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया था। तो ये रिकॉर्ड इस सप्ताह टूट जाना चाहिए। पिछली बार 43 था, इस बार 44 हुआ। इस बार जो है 68 हम लोग लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी तैयारी के साथ कल के टेस्ट को पार्टिसिपेट करेंगे। और जो साथी अभी तक पीडीएफ ग्रुप में ना ज्वाइन किए हो वो जरूर ज्वाइन करें और कल के टेस्ट को में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये सारा मैटर जो कि हम जब जो पढ़ाते हैं, जो ये वीडियो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, इनके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए उनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। इतना समय अपने पास है नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया। ये नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। यानी लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सिर्फ पढ़ करके रिवीजन करना होगा। और यहां पर आप जानते हैं कि जीएस को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। हम अपने जीएस को डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ना ही उतना हमारे पास समय है। ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा समय अपने सब्जेक्ट पर देना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, रेपो दर वह दर है जिस पर, मतलब रेपो दर किसे कहते हैं आपको बताना है। या देखो भैया, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को उधार देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भैया, ये देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में आए हो। ठीक है, तो यहां पर जो सही विकल्प है वो मित्र है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। ध्यान से समझिएगा मित्र, मतलब रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो है लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, यानी तरलता बनाए रखने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कमर्शियल बैंकें हैं उनको पैसा उधार देता है। तो उसे क्या बोलते हैं? जो है रेपो रेट यानी रेपो दर। ठीक है, अब बात होती है रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बन जाता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई कम कुछ समय के लिए कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है। उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इस तरीके से भैया समझिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? बैंक दर, CRR, PLR, SLR। आपको बताना है मित्र क्या है सही विकल्प। इसका सही विकल्प है सी यानी PLR। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक होती हैं जिस दर पर ग्राहकों को ऋण प्रदान करती हैं उसे PLR कहा जाता है। PLR का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, और PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। ठीक है, PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? आपको बताना है। देखो, सावधि जमा दर धनराशि, मांग जमा धनराशि, अंतर बैंक देनदारियां, उधार अनुधार। तो आपको बताना है क्या है विकल्प सही। सही विकल्प है मित्र ए यानी सावधि जमा धनराशि। ठीक है, तो भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण सावधि जमा धनराशि है। सावधि जमा बैंकों द्वारा खोले जाते हैं और परंतु इसे कोई व्यक्ति एक निश्चित समय पर ही निकाल सकता है। ठीक है, जो है व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सावधि जमा होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है किससे? कितना तक? 10,000 तक, 5,000 तक, 15,000 तक, 1,000 तक। आपको बताना है मित्र कि भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये यानी 10,000 तक। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन बनता है भैया। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है।
ध्यान से फिर से समझिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक देखो, भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, ठीक है, और IDBI, उपयुक्त सभी। आपको बताना है मित्र, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? सही विकल्प है D, यानी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1992 में की गई। कब की गई? 1992 में। इसके प्रवर्तक में भारत सरकार के अतिरिक्त प्रमुख रूप में से IDBI, LIC, GIC तथा SBI हैं, जबकि अन्य प्रवर्तक ICICI, IFCI, SHCIL, BVI कैपिटल मार्केट लिमिटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? आपको बताना है मित्र। यहां पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प देखो, आपको फेमा, सेबी, MRTP अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना है। हम सब जानते हैं सही विकल्प है सेबी। देखो भैया, यह देखो 1000 बार पूछा गया। ठीक है, भारत में शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करती है। ठीक है, साथ ही यह म्यूचुअल फंड को भी विनिमय करता है। ठीक है, जो आप लोग बहुत सुनते रहते हैं सही है सही है। ठीक है, इसका स्थापना जो है सन 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। बाद में 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगर हम बात करें सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की, चूंकि पूछा जा सकता है, तुहिन कांता पांडे हैं। कौन? तुहिन, गांव वाला तुहिन नहीं, तुहिन नाम है इनका, तुहिन कांता पांडे। ठीक, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सेबी द्वारा। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, भारत में ट्रेजरी बिल का विक्रय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसमें बोली लगाने वाले को एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है, जो बोली लगाने वाले का लाभांश होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले भैया अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करे हो तो कह दो भला, और सब्सक्राइबर कह दो, और शेयर कह दो, और हाइपो कह दो भला। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इरडा नियमन करती है किसका? आपको बताना है। बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। आपको बताना है। इरडा IRDA आपको बताना है किसका नियमन करती है। तो इरडा जो है नियमन करती है बीमा कंपनियों का। क्या विकल्प सही है? बीमा कंपनियों का बी। ठीक है, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, का गठन 19 अप्रैल सन 2000 ईस्वी को N रंगाचारी की अध्यक्षता में किया गया। देश में बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए गठित यह प्राधिकरण संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बैंकिंग से, जो है बीमा से, शेयर बाजार से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी। किससे? बीमा से। एक्चुअरीज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है। बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किए जाने वालों जोखिमों का निर्धारण तथा इनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्चुअरीज द्वारा किया जाता है। बीमितों को अदायगी हेतु रखे जाने वाले कोष में कम से कम कितनी राशि रखना उचित होगा, यह निर्धारित करने के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियों पर दिए जाने वाले बोनस राशि का निर्धारण करना भी एक्चुअरीज के कार्यों में शामिल होता है। ठीक है, एक्चुअरीज के व्यवसाय को विनिमय करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? लॉरेंज वक्र, वेफर वक्र, फिलिप्स वक्र, ग्रिफिथ वक्र। आपको बताना है भैया कौन सा है विकल्प सही। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी। ठीक है, लाइफर वक्र। लाइफर वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, लाइफर वक्र का विकास वर्ष 1979 में आर्थर लाइफर ने किया था। लाइफर वक्री के अनुसार जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है वैसे
कर राजस्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है भैया, तो आप जानते हैं कि चाहे जीआईसी लेक्चरर हो या एलटी ग्रेड, आपके जो एग्जाम्स में जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत डीप है। उसको तैयार करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यूज को जब आप सॉल्व करते हैं किताबों से तो उनमें बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को जब यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ उससे पहले इन सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ता है। तो मैं खुद देखता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ मैटर बिल्कुल अपडेटेड मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर अभी तक आप जो है सीरियसली ना भी ले रहे हो तो सीरियसली लेकर के आप इनको पढ़ें। ठीक है, और पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा, जहाँ पर टेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहती है। भैया आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई कहाँ से? जर्मनी से, इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, किसी कारण के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अमेरिका ने सर्वप्रथम 1949 में प्रशासनिक सुधारों के लिए हूबर आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग? हूबर आयोग का गठन हुआ था भैया। ठीक है, इसी आयोग के सिफारिश के आधार पर अमेरिका में निष्पादन बजट की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना बजट आवंटित किया गया था? तो आपको बताना है 40,000 करोड़, 42,000 करोड़, 45,000 करोड़, 48,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना, सही विकल्प है डी, 48,000 करोड़। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 80 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, भारतीय आयकर की प्रकृति क्या है? प्रतिगामी, प्रगतिशील, अनुपातिक, सभी के लिए स्थिर। आपको बताना है भैया क्या विकल्प सही होगा। सही विकल्प है आपका बी, प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील सामान्यतः यह माना जाता है कि भारतीय आयकर एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि आय वृद्धि के साथ साथ कर की जो दर होती है 10% से बढ़ाकर 20% तथा इसके बाद बढ़कर यह दर 30% में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर यह प्रगतिशील तथा अनुपातिक प्रणाली का मिश्रण है। इसीलिए इसे हम ऊर्ध्वतल यानी ऊर्ध्वगामी टैक्स भी कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है, मतलब अंग्रेजी में। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पर कोई आयकर छूट नहीं? आपको देखना भैया कौन सा ऐसा है जिस पर कोई आयकर छूट नहीं है। तो ये देखो, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है यहाँ पर डी, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। इस पर जो है आयकर की कोई छूट नहीं है, बल्कि किसान विकास योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र और जो है लोक भविष्य निधि, इन पर जो है इनकम टैक्स की छूट दी गई थी। ये देखो, ये 2008 का क्वेश्चन है, लेकिन अब नहीं है। जो न्यू रिजीम बनी हुई है, इनकम टैक्स की 2 रिजीम है, जो ओल्ड रिजीम है उसमें तो है, लेकिन जो न्यू रिजीम है उसमें ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो किसान विकास पत्र की बिक्री 1 दिसंबर 2011 से बंद कर दी गई है, जिसे वित्त मंत्री तत्कालीन जो थे अरुण जेटली साहब ने 18 नवंबर 2018 को पुनः जारी कर दिया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कैलेस्की ने, कॉल्डोर ने, आर.जे. चेलैया ने, गौतम माथुर ने। तो यहां पर जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है। सही विकल्प है भैया बी, कॉल्डोर ने। किसने? कॉल्डोर ने। ठीक है, भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव निकोलस कॉल्डोर ने दिया था। निकोलस कॉल्डोर एक हंगेरियन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1950 के दशक में भारत में व्यय कर लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य बचत को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, व्यय कर लगाने का सर्वप्रथम जो सुझाव किसने दिया था? कॉल्डोर साहब ने दिया था। कॉल्डोर ने इसके संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ये प्रथम नियम में विनिर्माण उत्पाद की वृद्धि दर तथा जीडीपी वृद्धि दर के बीच मजबूत धनात्मक सह संबंध बनाना था, और दूसरा जो नियम था उसके अंतर्गत विनिर्माण उत्पाद की समृद्धि दर तथा विनिर्माण उद्योग की उत्पादकता के बीच मजबूत धनात्मक सह संबंध करना था। कॉल्डोर के दूसरे नियम को वर्डूर्न नियम भी कहते हैं। क्या? वर्डूर्न नियम। क्या? वर्डूर्न नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें
करें इनके तीसरे नियम की, तो विनिर्माण उद्योग की उत्पादकता तथा विनिर्माण क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों की उत्पादकता के बीच मजबूत धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी, उपरोक्त सभी। देखो यहां पर राजकोषीय नीति के जो है कुछ उपकरण जैसे करारोपण और सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ठीक है, ये तीनों देख लीजिए। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार तथा मूल्य स्तर के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। जैसा कि हम सबको पता है कि राजकोषीय नीति का निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा तथा मौद्रिक नीति का निर्माण केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? देखो यहाँ पर प्रमुख आर्थिक सहाय, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, ब्याज अदायगी। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी, यानी ब्याज अदायगी। चालू खाते में दूसरा महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी है। ठीक है, उन ब्याज अदायगियों में सभी प्रकार के ऋणों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगियों में शामिल किया जाता है, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, निजी या संस्थागत। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान में राजस्व व्यय खाते में सबसे बड़ा व्यय का मद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है तथा दूसरा सबसे बड़ा मद ब्याज अदायगी का है। ठीक है, चूंकि विकल्पों में सबसे बड़ा राजस्व व्यय का मद शामिल नहीं है, इसलिए जो सबसे बड़ा जो सही विकल्प है वो है ब्याज अदायगी होना। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। देखो भैया, ये आपके एग्जाम जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा गया है, देख लेना भैया। केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार, संथानम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र उसे आपको बताना है। सही विकल्प है सी रंगराजन। ठीक है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन साहब थे। अब इसी तरीके से इनका कार्यकाल जो था 2005 से 2010 तक था। ठीक है, अब केसी पंत जो है, अगर बात की जाए केसी पंत साहब की, तो ये 1995 से 2000 के बीच रहे, और संथानन साहब ये 1957 से 62 वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। राजमन्नार समिति का गठन इन्हीं के द्वारा, राजमन्नार साहब के द्वारा 1970 में केंद्र व राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। अगर हम बात करें वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष तो कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ। ठीक है, अधिनियम प्रभावी हुआ कब? देखो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कब जो है हुआ? ये देखो, विशेष आर्थिक जोन 2004, 2005, 2006, 2007। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, 2006 में। ठीक है, सेज यानी विशेष आर्थिक जोन को प्रमुख बनाने के उद्देश्य से भारत में वर्ष 2005 में पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम फरवरी 2006 में लागू हुआ। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों से अनुमति लेने में अनावश्यक देरी ना हो, इसके लिए एक ही जगह से अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह देखो भैया, यह बहुत बार पूछा गया है भला। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, एशिया में सर्वप्रथम निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित है? टोक्यो में, ढाका में, कांडला में, चेन्नई में। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प है भाई वो है कांडला। क्या विकल्प सही है? कांडला। एशिया में सर्वप्रथम निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ 1965 जो कि कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। जो है इसको देखें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ एक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त क्षेत्र है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात आधारित जो विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, सांता क्रूज निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा 1973 में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला EPZ जो कि 1959 में सैनन जो कि आयरलैंड में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उत्पाद
सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? ध्यान समझिएगा भैया, आंसर इसका देना है आपको। तो गेहूं, चावल, चीनी और दालें। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, यानी दालें। ठीक है, भारत दाल का आयातक देश है, इसे निर्यात नहीं किया जाता है। दालों के उत्पादन तथा उत्पादकता की कमी को वित्त मंत्री ने गंभीरता से लिया है। इन्होंने इसका सबसे प्रमुख कारण उन्नत तथा प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता को बताया तथा शीघ्र ही ब्रीडर फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए भारतीय दाल शोध संस्थान IIRP कानपुर, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय बीज निगम ICAR, IFFCO, NAFEI बैठक में योजना निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, शुद्ध निर्यात बराबर होता है। तो यहाँ पर है 4 विकल्प, आपको बताना है निर्यात गुणे आयात, निर्यात प्लस आयात, निर्यात माइनस आयात, केवल सेवाओं का निर्यात। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है सी, यहाँ पर निर्यात माइनस आयात। ठीक है, शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो होता है क्या? शुद्ध निर्यात। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में भुगतान संतुलन चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो निर्यात, आयात, गैर साधन सेवाओं से आय, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। ठीक है, एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होते हैं उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन के तहत 3 तरह के खाते होते हैं, जिसमें चालू खाते के तहत जो है कुछ मदें आती हैं, जैसे वस्तुओं का आयात, निर्यात और साधन सेवाओं से आय इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। भैया सही विकल्प है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, आप जानते हैं वर्तमान में भारत के में हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, यह है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है क्या? आपको बताना है नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भाई ये बी, यानी कोचीन। ठीक है, 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? देखो यहाँ पर उजाला योजना, ऊर्जा गंगा योजना, उदय योजना, सौभाग्य योजना। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है भैया आपका सी, क्या? उदय योजना। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु उदय योजना अर्थात उज्ज्वल जो है डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। इसका जो लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का अस्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर दिया गया एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको बताना है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोगैस। आप देखो इसमें सही विकल्प क्या है? पेट्रोलियम। सही विकल्प क्या है भैया? पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अक्षय होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? आपको बताना है। देखो 19-20, 2022-23, 2020-21, 2021-22। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भाई यहाँ पर ए, यानी 2019-20। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी। इसके पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल अर्थात पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य सभी 4,378 वैधानिक नगरों को पाइपलाइन से जलापूर्ति को सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी घटक हैं शहरीकरण के, औद्योगिकीकरण के, भूमंडलीयकरण के, आधारभूत संरचना के। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी, आधारभूत संरचना के। ठीक है, आधारभूत संरचना के घटकों के रूप में यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यह एक बुनियादी संकल्पना किसी शहर या नगर या औद्योगिक क्षेत्रों को बनाने के लिए, जबकि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं भूमंडलीकरण एक बहुजन्य संस्थागत स्थिति को दर्शाता है। आगे बढ़ते भैया अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत में जिनसों कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है, परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। देखो यहाँ पर भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी में परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु तथा अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु शामिल हैं। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी में परंपरागत निर्यात वस्तु, ठीक है, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु तथा अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु शामिल है। ठीक है, भारत वर्तमान में परंपरागत वस्तुओं की साथ साथ गैर परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में भी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, परंतु परंपरागत वस्तुओं की तुलना में कम। तो भैया इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। अभी तक अगर पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किए हो तो कर लीजिएगा। संडे को यानी कल टेस्ट है, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।